आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, कक्षा 9वीं का 4th चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था कि परमाणु अविभाज्य है, ये माना गया, पर कुछ ऐसे प्रयोग हुए जहां पर वस्तुओं में आवेश दिखा। जैसे उदाहरण के लिए कांच की छड़ लेते हैं और उसे सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, या जैसे हम नॉर्मली स्केल को बालों में रगड़ेंगे तो वो कागज उठाता है, तो वो कैसे हुआ? दोनों में आवेश था और उन्होंने एक दूसरे को आकर्षित किया। तो इस बात पर खोज शुरू हुई कि ये आवेश कहाँ से आया। पर पहले तो माना था कि अविभाज्य है, यानी कि विभाजित नहीं हो सकता। जे थॉमसन ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और उसने ये बताया कि इसके ऊपर ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है और बहुत ही छोटा है और इसका द्रव्यमान जो है वो बहुत ही कम है। इसके बाद ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रे के विषय में बताया और उसने यह बताया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कैनाल रे में घन आवेश है और इलेक्ट्रॉन के बराबर और विपरीत है वो आवेश, और इसको नाम दिया गया प्रोटॉन्स। अब सबसे पहले परमाणु की संरचना के ऊपर एक मॉडल आया और वो दिया जे थॉमसन ने। इसको पाई मॉडल भी कहा जाता है, या एक तरबूज की तरह, बीच में से कटे हुए एक तरबूज की तरह भी हम इसको देख सकते हैं। पाई यानी कि जहां पर बीच बीच में सूखे मेवे पड़े हुए हैं। अब जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो परमाणु है वो एक घनावेशित यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, परमाणु है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके बीच बीच में पड़े हुए हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही बराबर हैं, इसलिए परमाणु जो है वो उदासीन है। तरबूज का उदाहरण मैंने दिया, पर कुछ ऐसे प्रयोग आए, वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए जहां पर जे थॉमसन मॉडल उसको नहीं बता पाया कि ये कैसे हुए। इसके बाद रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल दिया जिसको गोल्ड फॉयल मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पन्नी ली जिसकी मोटाई बहुत ही कम थी, ऑलमोस्ट 1000 परमाणुओं की मोटाई के बराबर थी, या नैनोमीटर में ले तो 0.04 mm थी, सॉरी। तो इसमें क्या किया, उसने इनके ऊपर अल्फा कणों की बारिश की और उसने पाया कि बहुत से कण तो बिल्कुल सीधा चले गए, किसी चीज से टकराए नहीं, कुछ थोड़ा सा अपनी जगह से मुड़ गए और कुछ बिल्कुल यूं के यूं अपने रास्ते पर वापस मुड़ गए। तो इन सभी बातों के बेसिस पर उसने क्या बताया, रदरफोर्ड ने कहा कि जो नाभिक है बहुत ही छोटा है, परमाणु के कंपैरिजन में नाभिक बहुत ही छोटा है, घनावेशित है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, और जो परमाणु का द्रव्यमान है वो सारा का सारा नाभिक में केंद्रित है। पर यहाँ पर एक समस्या ये आई कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और अंत में क्या होगा, वो प्रोटॉन या नाभिक के अंदर आकर गिर जाएगा। तो उससे क्या होना था, परमाणु को खत्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। तो रदरफोर्ड उसको व्याख्यात नहीं कर पाया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद नील बोर ने एक और मॉडल दिया जहां पर उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निश्चित कक्षाओं के अंदर
जिनको ऑर्बिट कहा जाता है, निश्चित कक्षाओं के अंदर घूमते हैं और अपने रास्ते से इधर उधर नहीं होते। अब इनको 1, 2, 3, 4 या KLMN नाम दिया गया और यहाँ पर ये बताया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन निश्चित व आवश्यक ऊर्जा को खो भी सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। न्यूट्रॉन की खोज हुई जो चैडविक ने की। वहाँ पर चैडविक ने बताया कि न्यूट्रॉन उदासीन है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज या आवेश नहीं है और उसको n से दर्शाया गया। यहाँ पर हम कक्षाएं देख सकते हैं परमाणु की, KLM और N, और हर एक कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे K पहली कक्षा है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L दूसरी कक्षा है तो उसके अंदर 8, M के अंदर 18 और N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। पर जो बाहरी कक्ष है उसके अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरीके से आगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी। इसके बाद बात आई संयोजकता की। यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन के पहले कक्ष के अंदर एक ही कक्ष है और उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे दे और काम खत्म कर ले, या एक इलेक्ट्रॉन और ले ले और अपने कक्ष को स्टेबल कर ले। इसी तरह हीलियम को तो कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि 2 होने चाहिए और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। पर लिथियम के पास पहले कक्ष में 2 मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन, पर दूसरे कक्ष में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। अब 8 पूरे करने के लिए इसको कितने की जरूरत पड़ेगी? 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देना ज्यादा इजी है। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1, और वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? घन आवेश, यानी कि पॉजिटिव आवेश आएगा। इसी तरह से बेरिलियम। अब कार्बन के पास बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व के परमाणु को दे सकता है। इसी तरह से सभी की अलग अलग संयोजकता है। अब बात करते हैं परमाणु संख्या की। किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं वो उसकी परमाणु संख्या कहलाएगी। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी तो प्रोटॉन्स के बराबर थे, पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का आगे लेन देन संभव है परंतु प्रोटॉन्स को नहीं निकाला जा सकता, इसलिए परमाणु संख्या के लिए प्रोटॉन का काउंट किया जाता है, प्रोटॉन्स काउंट किए जाते हैं और कभी भी परमाणु संख्या नहीं बदलती। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी तत्व के परमाणु की परमाणु संख्या वही रहती है जो हमेशा है। द्रव्यमान संख्या नाभिक के अंदर, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। अब बात आती है समस्थानिक की। समस्थानिक कुछ तत्व जो हैं वहां पर परमाणु संख्या समान है पर उनका द्रव्यमान भिन्न है, तो उन्हें कहा जाता है समस्थानिक। जैसे कार्बन 12 या कार्बन 14, ये एक दूसरे के समस्थानिक हैं। समस्थानिकों का उपयोग आजकल बहुत जगह पर किया जाता है, जैसे कि जीवाश्म में, पौधों में या जंतुओं या मानव की आयु
को ज्ञात करने के लिए या विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए या कुछ रोगों के इलाज में जैसे कैंसर है या घेंगा है, इनके उपचार में समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं समभारिक। समभारिक वो तत्व हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या तो एक जैसी है पर उनकी परमाणु संख्या अलग अलग है। उदाहरण के लिए आर्गोन या क्रिप्टॉन और स्ट्रोंशियम, ये सारे के सारे इनकी द्रव्यमान संख्या बराबर है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग है। आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया।